कक्षा 10वीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को बैंकिंग एवं कराधान के लिए एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली में क्या है, कैसे हम कर को निकालते हैं। एक कर्मचारी का वित्तीय वर्ष में 2008-9 में आय जो है ये 4,28,000 रुपए थी। ये मैं इसकी वार्षिक आय दी हुई है। उसने 2,500 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में, ये कहाँ दे रहा है, सामान्य भविष्य निधि में दे रहा है, लेकिन प्रति माह दे रहा है, 12 से इसमें गुणा कर देंगे। और 25,000 रुपए अर्धवार्षिक जीवन बीमा में देता है, यानी कि इसको 2 बार दे रहा है साल भर में, इसको 2 से गुणा कर देंगे। प्रीमियम में जमा करा उसने 30,000 रुपए राष्ट्रीय बचत बैंक में लगाया और 25,000 रुपए एक चैरिटेबल ट्रस्ट में लगाया। 25,000 रुपए चैरिटेबल ट्रस्ट में लगाया, यानी उसको दान दिया है, तो दान का 50% ही बचाया जाता है। कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में चुकाई गई धनराशि ज्ञात करनी है। आयकर की धारा 80C के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम और राष्ट्रीय बचत पत्रों आदि में कुल जमा जो है वो 1,00,000 रुपए तक आयकर में छूट प्रदान करता है। ट्रस्ट में दान पर जो राशि दी गई उसका 50% आयकर में छूट मिलती है। धारा 80G के अंतर्गत अब आयकर की कुछ दरें दी हुई हैं। इसमें आयकर में 1,50,000 रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है, लेकिन 1,50,000 से लेकर के 3,00,000 रुपए तक 10% टैक्स लिया जा रहा है और 3,01,000 से लेकर के 5,00,000 रुपए तक का 20% टैक्स लिया जा रहा है। अब हम चलते हैं देखने इसमें कैसे कैसे टैक्स वगैरह लिया जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी वार्षिक आय के लिए चलते हैं। तो ये वार्षिक आय कुल इसकी थी 4,28,000 रुपए। उसने ट्रस्ट को दान दी 25,000 रुपए, तो उसका 50% निकालेंगे तो 50/100 कर देंगे, यानी कि इसका आधा हो जाएगा 25,000 का 12,500। 12,500 सीधे इस वाले रुपए में से कम कर दिया जाएगा, इसकी मासिक जो वार्षिक आय थी उसमें से कम कर दिया जाएगा। तो 4,28,000 में से ये कम किया गया 12,500, तो ये आ गया 4,15,500 रुपए। ये कम करने के बाद आया है। अब आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा कुल राशि, यानी कि जो बचत करने के लिए, जिसपे हमें बचत करना है, जिसपे इनकम टैक्स ना लगे, उसके लिए क्या क्या लगाया गया, सामान्य भविष्य निधि में जमा किया, जीवन बीमा में जमा किया और राष्ट्रीय बचत फंड जमा किया। तो ये तो 2,500 था, 12 से गुणा कर दिया 30,000 हो गया, और ये 25,000 था, 2 था, 25 दूनी 50,000 हो गया, और ये 30,000 और था। ये सारा का सारा जोड़ करके जो ये राशि आई है ये 1,00,000 से ज्यादा हो गई। तो छूट जो थी वो केवल 1,00,000 की थी, 1,00,000 तक की छूट थी केवल। तो अब जो है अधिकतम राशि 1,00,000 रुपए ही होगी, मतलब ये 1,00,000 रुपए इसमें से कम हो जाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तौर बढ़ते हैं। तो ये देखो कैसे कम की गई। आयकर की राशि जो है 1,00,000 रुपए ली गई, तो आयकर जो है इसने 4,15,500 में से 1,00,000 रुपए और कम कर दिया गया, तो 3,15,500 रुपए हो गए, जिस पर उसे टैक्स देना है। अब जो नियम दिया हुआ है, नियम दिए के अनुसार जो है दिया हुआ है, नियम आपको शुरू में दिया गया था, ये रम 1,50,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं दिया जाएगा, और 1,50,000 से ऊपर वाले पे 10%, 3,00,000 तक, 3,00,000 से भी अगर ऊपर है तो 20% जाएगा। तो उसी के अनुसार इसको करना चालू करते हैं। तो देखो पहले 1,50,000 पे तो कोई कर नहीं था, ये तो 1,50,000 का 0% हो जाएगा। अब इसके बाद जो आगे गई वो 1,55,000 रुपए, उसका 20% जाएगा। तो ये इसका 20% निकाला गया, मतलब 20/100 कर दिया गया, तो गुणा भाग करके ये कितना आएगा, इसका तो 15,000 आ जाएगा, और इसका जो है 3,100 रुपए जो बाकी बचा है इसका 3,100 रुपए आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 18,100 रुपए हो जाएगा ये। अब शिक्षा का अधिभार भी इस पे लगना है, तो उसका 3% लगाएंगे, तो 18,100 का एक 3% निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 543 रुपए। अब ये 543 रुपए इस वाले में जाकर के जुड़ जाएंगे, यानी ये दोनों जो है राशि जुड़ करके तब उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल देय आयकर में क्या होगा, जो शिक्षा निकाला था शिक्षा का कर वो, और जो देय राशि था आयकर जो आया था वो, दोनों की दोनों राशि जुड़ जाती है। तो ये हो गई 18,643 रुपए, और यही इसका आंसर होगा। चलिए इसको मैंने जो है अपने सीट पर करके दिखाया था इसको, क्योंकि क्वेश्चन जो कि बड़ा हो जा रहा है, बड़े पर सारी चीजें दिख नहीं रही है। तो सबसे पहले चलते हैं मासिक आय पे। वार्षिक अगर होता है बच्चों तो यहां पर लिख करके 12 से गुणा करेंगे तो वार्षिक आय निकल जाएगी। ये वार्षिक आय इसकी थी 4,28,000 रुपए थी इसकी। इसमें से जो 25,000 रुपए इसने जमा किया था उस पर 50% की छूट मिली, तो ये 12,500 रुपए और कम कर दिए गए। कुल मिलाकर के 4,15,500 रुपए बचे। अब इस पे इन्होंने टैक्स की बात आती है। टैक्स के लिए इन्होंने बचाने के लिए ये इतना सारा पैसा जमा किया, लेकिन ये पैसा जो है कितना 1,10,000 रुपए
हो गया 1,10,000 नहीं 10,000 रुपए अधिक हो गया, तो क्या करेंगे हम 1,00,000 को ही माइनस कर सकते हैं। तो हमने क्या करा 4,15,500 में से 1,00,000 जो है माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो आया कर योग्य आया, ये बचा 3,15,500 रुपए। अब इसको जो है इसमें तोड़ना पड़ा, चूंकि 15,000 रुपए 1,00,000 1,50,000 तक कोई नहीं मिल रहा था आयकर दे रहा था, तो ये 1,50,000 पे कोई नहीं कर हो गया, इसका मतलब ये 0% आ गया आपका। इसके बाद क्या करा 1.5 से ऊपर और 3 तक का 10% था, तो जो बचा वो हमने इसमें यहाँ लिख लिया, इसका जो है ले लिया, ये कितना आ गया 15,000 रुपए आ गया। अब इसके बाद जो है 15,000 से जो ऊपर राशि और बची थी मिला करके 3 हो गए, बाकी ऊपर का जो बचा 15,500, इस 15,500 पे जो 20% का टैक्स लगाया गया, तो ये आपका आ गया 3,100 रुपए। इन सबको जोड़ लिया गया तो 18,100 रुपए हो गया। अब इसमें चूंकि शिक्षा का अधिभार भी देना है तो 3% होता है, तो 18,100 का 3% निकाला गया, ये 543 रुपए आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ करके जो भी राशि आएगी वही राशि आंसर के रूप में होगी, यानी 18,643 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। चलिए बच्चों देख लेंगे आगे, फिर उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं। वित्तीय वर्ष में मकान का किराया भत्ता छोड़ करके व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है 4,80,000 रुपए। 36,000 रुपए भविष्य निधि में देता है, 18,000 रुपए जीवन बीमा में देता है और 20,000 रुपए की राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। उसे वार्षिक देय आयकर पे 3% शिक्षा कर भी देना है, और यदि वो 1,500 रुपए प्रति माह 10 माह तक जमा करता है तो शेष आयकर, ये आयकर के रूप में जमा कर रहा है 10 माह तक, तो शेष आयकर की राशि हमें बतानी है। आयकर की गणना के पहले भविष्य निधि जीवन बीमा इन सब में जो बचाने के लिए पैसे जमा करता है वो केवल 1,00,000 रुपए तक ही मान्य है, इसके ऊपर नहीं। अब ये आयकर की जो है सीमाएं दे दी है इन्होंने, 2,00,000 तक तो कोई आयकर नहीं दे रहे, लेकिन 2,00,000 से ऊपर 5,00,000 तक के लिए 10% दिया जा रहा है। चलते देखते हैं सवाल कैसे होता है। अब इसमें सबसे पहले वार्षिक आय लेंगे, तो वार्षिक आय इसकी कितनी थी 4,80,000 रुपए थी। भविष्य निधि में जो जमा किया वो 36,000 रुपए जमा किया, जीवन बीमा में जमा किया वो 18,000 रुपए जमा किया, और राष्ट्रीय बचत पत्र में क्या जमा करा 20,000 रुपए। सबको जोड़ दिया गया, तो जोड़ने के बाद ये 74,000 रुपए आ गया। अब ये 74,000 रुपए उसकी इनकम यानी जो आय थी उसमें से घटा दिए जाएंगे, क्योंकि ये बचत के थे, तो 4,06,000 रुपए आ जाएंगे इसके। 4,06,000 रुपए में से 20,000 रुपए और माइनस किए जाएंगे। ये 2,00,000 तक तो छूट नहीं दी जा रही है, तो 2,00,000 तक तो माइनस कर देंगे, इसका जो बचेगा वो यहां आ जाएगा, ये 2,06,000 रुपए हो गया। इसका चूंकि 10% उसको आयकर देना है, तो इसका आ जाएगा 20,600 रुपए ये आ जाएगा। तो यही आयकर होगा, और यही पे जो है अब आयकर आपका इतना निकल गया। इस पे जो है शिक्षा कर भी लगाना है, 3% इस पे शिक्षा कर लगेगा, तो गुणा 3/100 हो जाएगा, जो करके निकालेंगे तो 618 होएगा। तो ये 618 और ये आपका जो है दोनों को दोनों जुड़ जाएगा, तो ये दोनों यहाँ पर लिख दिए गए हैं, दोनों को जोड़ दिया गया, तो 21,218 रुपए। लेकिन क्या हुआ, इसने 10 महीने तक अपना इनकम टैक्स पे भी करा है, 10 माह तक कुछ जमा किया। क्या जमा करा 1,500 रुपए 10 महीने तक जमा किया, तो कुल मिलाकर के वो 15,000 रुपए बन गए। अब ये 15,000 रुपए इस वाले रुपए में से घट जाएंगे, तो 21,218 में से 1,500 रुपए चले जाएंगे, तो जो बच जाएगा वो 6,218 रुपए बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जरा अपने प्रश्नों की तरफ। ये उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें भी देख लीजिए। वित्तीय वर्ष दिया हुआ है 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपए है। अब उसने क्या करा, बचाने के लिए पैसे 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी ले ली, और प्रीमियम जो है 4,000 रुपए प्रति माह देता है वार्षिक प्रीमियम के रूप में, भविष्य निधि में पीएफ में देता है। देय आयकर की गणना करनी है। आयकर गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा में जो नियोजित होती राशि वो 1,00,000 तक की छूट के लिए मान्य है, इससे ऊपर वाली राशि नहीं। आयकर की दरें दे रखी इन्होंने, 2,00,000 रुपए तक तो कोई आयकर नहीं दे रहे हैं, लेकिन 2,00,000 से लेकर के 5,00,000 तक का 10% आयकर दे रहे हैं, और 5,01,000 से लेकर के 10,00,000 रुपए तक का 20% अगर और आगे बढ़ता है तो ये परसेंटेज और बढ़ जाती है। अभी हम सामान्य रूप से गुणा भाग कर रहे हैं, चलो देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तो ये हल दिया हुआ है, शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय कितनी थी 3,60,000 रुपए। सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा करा, ये पैसे बचाने के लिए टैक्स ना लगे इस पे 48,000 रुपए यहाँ जमा करा, 20 जो है जीवन बीमा में करा, और कुल जो है राशि ये कितना हो गया, जोड़ करके इनका 68,000 रुपए जमा हो गए, लेकिन 1,00,000 से ही कम है। अब ये पूरा का पूरा उसकी इनकम में से कम कर दिया जाएगा। जो इनकम थी इसकी कितनी थी 3,60,000, उसमें से 68,000 कम हो जाएगा,
तो 2,92,000 रुपए बच जाएंगे, जिस पर उसे इनकम टैक्स चुकता करना है। तो देखते हैं इनकम टैक्स को कैलकुलेट कैसे कर रहा है। ये अब आ रहा है दे आयकर, तो जो उसमें 2 लाख रुपए कम कर दिए, क्योंकि 2 लाख पे तो उसे टैक्स ही नहीं देना है, तो जो बच जाएगा उस पर 10% का टैक्स देना है। तो ये हो गया 9,000, ये 92,000 आया था, तो 92,000 का जो 10% निकालेंगे वो 9,200 रुपये हो जाएगा। अब ये तो दे देना था उसको, दे आयकर था, लेकिन इसमें क्या होगा, शिक्षा कर भी लगेगा, तो 3% इस पर शिक्षा कर लगाया गया। तो ये इसका 3/100 और आएगा, 0 कट जाएगी, 3 की इसमें गुणा हो जाएगी, 276 हो जाएगा। 276 ये और जो टैक्स दे रहा था पहले वो, ये दोनों राशियां जुड़ जाएंगी, 9,200 और प्लस 276 बराबर कितना हो जाएगा, 9,476 रुपए। यही आपका आंसर है जो कि लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये अब आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है ये, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़ करके, ये है 4,10,000 रुपए। सबसे पहले वार्षिक आय को लिख लेते हैं। वार्षिक आय बराबर कितनी है, एक बार फिर से देखते हैं, 4,10,000 रुपए। तो यहाँ 4,10,000 रुपए लिख लेते हैं। ये आपका इतने रुपए क्या है, ये वार्षिक आय है। अब क्या कर रहा है, वार्षिक आय है, प्रति माह वह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करता है। तो भविष्य निधि में पहले देखो कितने खाते कर रहा है, जमा 4,000 कर रहा है, तो भविष्य निधि को भी लिख लेते हैं इधर। भविष्य निधि में कितना जमा कर रहा है, 4,000 रुपए जमा कर रहा है। देखते हैं कैसे जमा करता है ये। 4,000 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है, तो इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको गुणा 12 कर दीजिए, तो 12 चौक 48,000 हो जाएगा, ये इतने रुपए हो जाएगा। दूसरा और कहाँ जमा कर रहा है, देखते हैं इसको। 4,000 रुपए जमा करा भविष्य निधि में खाते में, और 24,000 रुपए जीवन बीमा में जमा कर रहा है, ये 24,000 रुपए जीवन बीमा में। तो ये भी लिख लीजिए, यहां आ जाएगा जीवन बीमा, इसमें कितना कर रहा है, 24,000 रुपए वो जमा कर रहा है। चलिए अब आगे भी देखते हैं जरा। जीवन बीमा ये हो गया आपका, ये वाली चीज हो गई है, ये भी हो गई है आपकी, और ये भी 24,000 भी हो गया। जीवन बीमा प्रीमियम जमा करता है। 25,000 रुपए वो राष्ट्रीय बचत पत्र लेता है, तो 25,000 रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र में लिख लीजिए। 25,000 रुपए जो है राष्ट्रीय बचत पत्र में, इसको लिख दीजिए, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या करता है। ये 25,000 रुपए जो है राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, और प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपए और जमा करता है, प्रधानमंत्री राहत कोष में। तो चलिए प्रधानमंत्री राहत कोष को भी लिख लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री राहत कोष है, इसमें कितना जमा कर रहा है एक बार आप देख लीजिए। ये जमा कर रहा है 20,000 रुपए, तो इसमें 20,000 रुपए लिख लीजिए। प्रधानमंत्री राहत कोष में ये 20,000 रुपए जमा कर रहा है, इतने रुपए जमा कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या जमा कर रहा है। 20,000 रुपए जमा करता है, तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए जमा करता है, तो वृद्धाश्रम का भी लिख दीजिए 12,000 रुपए। इसका लेकिन 50% ही काम करेगा, 50% इसका काम करेगा, ध्यान रखना। टैक्स के लिए जब लेंगे तो इसका 50% लेंगे, ध्यान रखना। अब आगे चलिए, अब आगे। हाँ, इसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत से 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। आयकर की दरें पीछे दी हुई हैं, चलो देखते हैं आयकर की दरें वगैरह भी देख लेंगे। पहले हम इनसे निपट लेते हैं, इतने में इसने करा क्या है। तो देखिए यहाँ पे आय योग्य राशि क्या होगा, इसका हम जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50%, ये आ जाएगा 6,000 रुपए। तो 6,000 ये और 20,000 ये, तो क्या हो जाएगा ये पहले 20,000 है ये, इसमें 6,000 रुपए जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपए, कुल जोड़ करके कितना आ जाएगा, ये 26,000 रुपए आ जाएगा। ये 26,000 रुपए सीधे 4,000 वार्षिक आय में से कम हो जाएगा। 4,10,000 रुपए जो थे इसमें से ये कम कर दिया जाएगा, कितना बच जाएगा, ये आएगा आपका 26,000 रुपए, ये कम कर दिया जाएगा। देखो कम करके कितना आता है, ये 0 0 हो जाएगा, कम कर दीजिए इतना।
तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ 10 में से 6 गए 4 बचेगा, और यहाँ बचा कितना 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गए 8 बचेगा, और यहाँ 3 बच जाएगा। तो 3,84,000 रुपये जो है ये आयकर योग्य राशि होगी। आयकर योग्य राशि 3,84,000 रुपये इसकी आयकर योग्य राशि। अब इसमें ये जो है शेष आय होगी, इतने रुपए जो है इसकी शेष आय होगी। और जो बचत किया था इसने, इन सब में जो है 97,000 रुपये जो है इसकी बचत हुई है। इसमें से इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये कुल बचत है, एक तरफ से कुल बचत जो में बचाना है। लेकिन ये 1 लाख तक का होता है प्राविधान। तो अब जो है कर योग्य राशि में ये हमारा घट जाएगा। तो अब यहां लिखना है कर योग्य राशि। कर योग्य राशि में कितना हो जाएगा 3,84,000 में से माइनस करना है 97,000, यानी कि 97,000 इसको माइनस कर दीजिए। जो बचेगा यहाँ 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और 14 में से 7 गए 7 बच जाएगा। यहाँ बचा कितना 7, तो 17 में से 9 गया 8 बच गया, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2,87,000 रुपये हो गए आपके। अब ये आयकर का स्लैब देखते हैं। इस स्लैब में क्या दिया हुआ है, जो नियम दिया हुआ है, 2 लाख रुपए तक तो कोई छूट नहीं मिलेगी, मतलब शून्य दिखाई देगा, इसका आयकर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 2 लाख से जो भी ऊपर होगा 5 लाख तक के लिए, उस पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारी जो इनकम आई थी वो आई थी 2,87,000, यानी 2 लाख पे छूट हो जाएगी, 87,000 पे 10% हमें देना पड़ेगा। देखते हैं ये कर निकाल लेते हैं। तो आयकर पहले कैलकुलेट करते हैं। आयकर कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 2 लाख जो था का 0% आ जाएगा, और प्लस पे कोई देना ही नहीं है, और बाकी बचा ये 87,000 रुपए। इसका कितना हो जाएगा 10% लेंगे, तो ये 10% निकाल लेंगे। इसका कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा 8 7 और 00, इतने रुपए हो जाएगा। तो ये आयकर के लिए कितना हो गया 87,100 रुपए आ गया, 87,100 रुपए आयकर। अब इसमें क्या देना पड़ेगा हमें, शिक्षा कर देना पड़ेगा। तो शिक्षा कर भी निकाल दीजिए। शिक्षा कर जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 8 7 300 का 3%, तो 3% निकाल दे, 0 0 कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया, और 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 261 रुपए शिक्षा कर हो जाएगा। तो दे आयकर निकल जाएगा। दे आयकर कितना आ जाएगा, ये आपका 87,100 रुपए तो था ही, और 261 और हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 1 हो गया, ये 6 हो गया, और 7 और 2 9 हो गया, और ये 8 हो गया। तो ये इतने रुपए उसको देना पड़ेगा, और यही आपका आंसर है। ये प्रश्न बच्चों थोड़ा बड़ा है, तो बड़े होने की वजह से घबराना नहीं है, इसको आराम से करिएगा, ज्यादा नंबर में आता है। अब इसी का जो है मैं एक रूप, सुधरा हुआ रूप दिखा रहा हूं, क्योंकि एक पेज पे इसको करना होता है। तो एक पेज पे आराम से करिए। इसको देखिए, यहाँ पे मैंने पहले बताया, यहाँ पर इसने 4,10,000 रुपए जो है इसकी आय थी। इसमें प्रधानमंत्री राहत कोष, हाँ, प्रधानमंत्री राहत कोष में इसने 20,000 रुपए जमा किया, और वृद्धाश्रम में जो इसने 12,000। तो वृद्धाश्रम का 50% हमने कब कर दिया, तो ये दोनों राशि जुड़ करके ये यहाँ चली गई, 26,000 रुपए बन गई थी। तो ये इसको घटा दिया, तो 3,84,000 रुपए। फिर बचाने के लिए, बचत के लिए जमा किया इसने, ये 97,000 रुपए इसने जमा किया, जो कि 1 लाख से कम है, इसलिए ये 97,000 इस वाले में से कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2,87,000 रुपए हो गए थे। अब इसको क्या करना है, 2 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं गया, तो 2 लाख का यहाँ 0% दिखा दिया। बाकी 87,000 का जो है इन्होंने 10% निकाला, तो कितना हो जाएगा 8,700 रुपए। अब 8,700 में जो अधिभार है, शिक्षा का अधिभार 3% लगता है, 3% इसमें निकाला गया, तो 261 आ गया। इसको दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8,961 रुपए, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नवीन का वित्तीय वर्ष जो है 2013-14 है, वेतन जो है 7,20,000 रुपए है। तो सबसे पहले हम वार्षिक आय लिख लेते हैं 7,20,000 रुपए में। वार्षिक आय 7,20,000 रुपए हो गए। चलो अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है ये।
ये है वार्षिक आय 7,20,000 रुपए। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपए मासिक जमा करता है, यानी सामान्य भविष्य निधि में मासिक जमा करता है ये। सामान्य भविष्य निधि में जमा कर रहा है कितना, 4,000 रुपए मासिक जमा कर रहा है। तो इसको लिख लेते हैं सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि इसमें जमा कर रहा है ये 4,000 रुपए और मासिक जमा कर रहा है, तो 12 से गुणा हो जाएगा, तो 12 चौक 48,000 रुपए जमा कर चुका है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या करके दे रहा है ये। तो आगे जो है, हाँ, सामान्य भविष्य निधि में इतना जमा करता है, तो ये मतलब दोनों चीजें अब आपकी हो गई है। अब 20,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा में जमा करता है, तो 20,000 रुपए जीवन बीमा में, इसको भी लिख लीजिए। तो ये जीवन बीमा है। जीवन बीमा में कितना करता है, 20,000 रुपए वार्षिक जमा करा, तो 20,000 रुपए इसको और लिख लीजिए। इसके बाद और क्या कर रहा है ये, 20,000 रुपए आपका हो चुका है। अब 30,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र ले रहा है, तो 30,000 राष्ट्रीय बचत पत्र में ले लीजिए। ये जो है राष्ट्रीय बचत पत्र, इसमें जो जमा कर रहा है वो 30,000 रुपए जमा कर रहा है। चलो देखते हैं 30,000 रुपए में अब आगे क्या कर रहा है, देखते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, अब इसमें 30,000 हो गया है। अब अनाथ आश्रम में 15,000 रुपए दान करता है, जो कि 50% मुक्त है। ये देखो ध्यान से, 15,000 रुपए जो है अनाथ आश्रम में जमा कर रहा है। तो हम पहले अनाथ आश्रम को भी लिख लेते हैं। तो अनाथ आश्रम कितना कर रहा है वो, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए का कितना काम करेगा, 50% ही काम करेगा इस पे, तो 7,500 रुपए हो जाएगा, ये छूट मिलेगी। तो क्या होगा, शेष राशि निकल जाएगी। अब शेष आय निकलेगी, कैसे निकलेगी, 7,20,000 में से क्या कम होगा, 7,500 कम हो जाएगा। तो 7,500 कम हो जाएगा। देखो कम करते हैं, कितना बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 9 में से 7 गए, 2 बच जाएगा, यहाँ बच गया 1 और ये 7 बच जाएगा, यानी ये इतना 7,12,500 हो जाएगा। अब जो है ये कुल बचत निकाल लेते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और ये 4 और 2 6 और 3 9, तो ये 98,000 रुपए जो है ये बचत के लिए कर रहा है ये। तो बचत के लिए लिख लीजिए, बचत जो है 98,000 रुपए की करेगा। तो कर योग्य आय अब निकल जाएगी, क्या निकलेगी, कर योग्य आय कैसे निकलेगी, 7,12,500 में से 98,000 घटा देंगे, तो घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा देखते हैं। ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, और 12 बच गया, यहाँ से 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ बच गया 10 में से 9 गया तो 1 बच जाएगा, और ये बच जाएगा 6। तो 6,14,500 रुपए हो जाएगा कर योग्य आय। इस पे हमारे पे कर लगेगा। अब हम आयकर की गणना करेंगे। तो आयकर में क्या होगा, देखो 2 लाख रुपए तक तो कोई कर नहीं लग रहा है, और 2 लाख से लेके 5 लाख तक के लिए 10% लग रहा है। पहले हम इतने की बात करके चलते हैं। तो आयकर में देखो ये हमारे पास 6,14,500 है, तो 2 लाख पे तो कोई कर लग ही नहीं रहा है इसका, तो 2 लाख पे क्या हो जाएगा, का 0% ले लेंगे, प्लस बाकी जो बचेगा 3 लाख और बच जाएगा 5 तक पहुंचने के लिए। तो 3 लाख पे कितना दे रहा है वो, 10% है, तो इसका 10% निकाल लीजिए, 10/100 कर लेंगे, प्लस जो राशि और बच गई उस पर 20% होगा। तो वो राशि देखनी है कितनी बची हुई है। यहाँ पर एक बात जरूर है नोट करने लायक कि इनको जो है इस जो आय को, ये इतने रुपए जो आय दे रखी, इसको इतने हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, एक तो 2 लाख हो गया, दूसरा 3 लाख हो गया, जो बाकी बच गई राशि वो 20% के लिए आ जाएगी। ये हो गया 1,14,500, इस पे 20% का लगेगा। अब इसमें ध्यान से देखो, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं। इसका देखते हैं, ये 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये 30,000 रुपए हो जाएगा, ये 30,000 रुपए।
चलिए अब आगे देखते हैं, इसको भी जोड़ कर देख लेते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 0 से एक और 0 कट जाएगा। अब आगे इसकी गुणा कर लेते हैं, तो 2 पंजे 2 0 0, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे हम, जोड़ने पे जो आता है उसे लिखना है। ये 52,900 आ जाएगा पर। अब इसके बाद शिक्षा कर भी निकालना पड़ेगा। शिक्षा कर जो हो जाएगा 52,900 का 3% हो जाएगा, तो इसकी दोनों जीरो कट जाएगी ये। अब आगे गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 नम 27 को 7 और 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। 3 नम 27 को 7, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 पंजे 15। ये 1587 रुपए शिक्षा उपकर हो जाएगा इसमें। अब इसका हम देय आयकर निकाल लेंगे, तो निकालते हैं देय आयकर। देय आयकर कितना हो जाएगा, देय आयकर जो ऊपर पैसा जमा हुआ था ये 5 कितना 52,900 रुपए तो ये था, और ये 15 यानी कि 1,587 रुपए ये और जाएगा, 1,587। इसको जोड़ दीजिए, जो भी जोड़ करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और 5 का ये 5। इतने रुपए उसको आयकर देना पड़ेगा और यही आपका आंसर होगा।